and welcome back to our BMS lecture series. So लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 11 जो की बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने अनलॉफुल असेंबली इसमें डिस्कस करी थी और अनलॉफुल असेंबली डिस्कस करने के लिए हमने सबसे पहले समझा कि ट्रंक्विलिटी टर्म है क्या, ट्रंक्विलिटी क्या होती है। तो ट्रंक्विलिटी मतलब शांति, एक सोसाइटी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीक्वेंस है, ऑर्डर। सो इस चैप्टर के अंदर हम वो ऑफेंसेस देखते हैं जो कि सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड एक जो सिस्टम है, जो शांति बनी हुई है, उसके अगेंस्ट कोई जिस तरीके की ऑफेंस किए जा रहे हैं उस बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाता है ना। सबसे पहले इन ऑफेंसेस को समझने के लिए जो द वेरी एसेंशियल थिंग दैट वी अंडरस्टूड यस्टरडे वाज द कांसेप्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अभी अनलॉफुल असेंबली क्या है, तो सबसे पहले इसके एसेंशियल्स क्या थे हमने देखा, इस सेक्शन में हमने कल पढ़ा था। इसमें एसेंशियल्स क्या थे, सबसे पहले एक अनलॉफुल असेंबली होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम 5 लोग हों। मिनिमम नंबर दे रखी है सेक्शन में, जो रिक्वायरमेंट है इसकी कि फॉर एन असेंबली टू बी कंसिडर्ड एज अ अनलॉफुल असेंबली सबसे पहले तो जरूरी कम से कम 5 लोग हो, व्हिच मींस 5 लोग से कम है तो वो अगर इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी असेंबली हुए हैं तो भी उसे अनलॉफुल असेंबली नहीं कहेंगे। 5 लोग हैं, मिनिमम 5 लोग, 5 और मोर, अगर इन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर असेंबली हुए, गैदर हुए हैं तो उसे अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या थे जो इसके अंदर दे रखे हैं, सबसे पहली चीज थी कि फोर्स दिखा के या फोर्स से डरा के, दहशत पैदा करके किसी भी पार्लियामेंटेरियन को या लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को या किसी पब्लिक सर्वेंट को उनके काम को, उनका जो लॉफुल काम है, लॉफुल ड्यूटी वो एक्सरसाइज करने से रोकना, सबसे पहली चीज थी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि किसी लॉ को या लीगल प्रोसेस को रेजिस्ट करना, उसको ना होने देना, उसको अपोज करना। जैसे हमने इसके एग्जांपल में देखा था कि भाई किसी लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के पहले अगर उसके अगेंस्ट उसको रेजिस्ट किया जा रहा है तो, या कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो लॉ का एग्जांपल हो गया, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। लीगल प्रोसेस क्या हो सकता है, जैसे कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर है किसी सर्टेन पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, अब क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो वो चीज वो नहीं है, वो एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन उसको अपोज करना। अब उसको अरेस्ट करने के लिए जब पुलिस पहुंची, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहां पे नहीं, इसे नहीं ले जाने देंगे, उसको अपोज करने लगे, उसका रेजिस्ट करने लगे, पुलिस के साथ भिड़ गए वो लोग, तो ये इसके अंदर कवर हो जाएगा। थर्ड चीज है टू कमिट एनी मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और कोई ऐसा ऑफेंस और अदर ऑफेंस। जब यहाँ अदर की बात, अदर टर्म जो लिखा भाई हमने कल भी समझा था कि इसे, क्योंकि इसके पहले वाली जो 2 ऑफेंसेस हैं जो हम देख रहे हैं, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये कमिट किया गया किसके, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो जब हम इस अदर को इंटरप्रेट करेंगे, इस अदर का मतलब भी प्रॉपर्टी के रिलेटिंग ऑफेंसेस के से ही है, किसी और ऑफेंस के बारे में नहीं बात की गई है इसमें। नाउ डी, डी में क्या कह रहा है, किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना अनलॉफुल तरीके से, या फिर किसी पर्सन को उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट से रोकना। किसी की लॉफुल प्रॉपर्टी है, अगर जिसकी लॉफुल प्रॉपर्टी है उसे वहां से निकालने की कोशिश करना या उसके राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करने देना, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। और लास्ट चीज है वो क्या कह रहा है कि क्रिमिनल फोर्स से किसी इंसान को कंपेल करना कुछ ऐसा करने के लिए जो वो लीगली नहीं बाउंड है करने को, और वाइस वर्सा, मतलब कुछ ऐसा करने नहीं देना जिसके लिए वो बाउंड है। ये सारी चीजें जब हो रही हैं, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ग्रुप मिलकर अगर इनमें से किसी ऑब्जेक्टिव को करने के लिए कलेक्ट हुआ है तो वो हो गई अनलॉफुल असेंबली। यहां तक हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स कल समझ लिए थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी थी कि भाई जरूरी नहीं है कि हर असेंबली जब 5 या 5 से ज्यादा लोगों की से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो तो वो अनलॉफुल असेंबली हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई असेंबली नॉर्मली लोग एक साथ गैदर हुए किसी भी और पर्पस के लिए, लेकिन बाद में लेटर ऑन जब उसका ऑब्जेक्टिव इनमें से कोई अगर चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया उनकी गैदरिंग का, और इनमें से किसी ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम करने लगे, तब वो असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां तक ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे थे ना। एज वी गो अलोंग, जैसे कि सेक्शन कंप्लीट करिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने कल भी कहा था कि हमें इस पे डिस्कस करना है, व्हिच इज कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। लेकिन डिफरेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कॉमन इंटेंशन इतना
इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इससे बहुत सारे डिस्टिंक्शंस होते हैं। जैसे एक सबसे पहले जब कॉमन इंटेंशन देख लेते तो वही तो कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन एक चीज होती है। देन कॉमन इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी, वो वहां भी सारी वही सारे कॉन्सेप्ट पे डिफरेंसेस क्या है वो हमें पढ़ना होता है। और तीसरी चीज होती है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्टिव के बीच। तो अब तक बाकी जो दो है वो तो हमने समझ लिया था कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन क्या है, कॉमन इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी के बीच क्या है डिफरेंस। अब ये तीसरी चीज हम पढ़ेंगे जब ये सेक्शन हम कंप्लीट करने हैं। तो सबसेक्शन 1 इस बारे में बात करता है। नाउ सबसेक्शन 2, subsection 2 is क्या कह रहा है, whoever being aware of the facts that render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of an unlawful assembly, and such member shall be punished with imprisonment up to 6 months or fine or both. अब देखिए सेकंड सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। सबसेक्शन 2 कह रहा है, जो कि बहुत मेजर डिफरेंस होता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में, जो हम आगे पढ़ेंगे वो देखेंगे। सबसेक्शन 2 ये बात कह रहा है कि सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना, मतलब अगर कोई ग्रुप बनाएगा, से देयर इज दिस ग्रुप ऑफ 7 पर्संस जो कि बनाए गए हैं किस लिए, भाई वो जाके वो किसी ट्रेसपास करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी चीज करने के लिए बनाया गया है, से थेफ्ट करने के लिए या कुछ भी ऐसे ऑफेंस करने के लिए अगर बनाया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही यही है उसको करने का, तो क्लियरली ये जो ग्रुप हो गया ये तो अनलॉफुल असेंबली है। अब सबसेक्शन 2 कह रहा है कि merely being a member of this group वही पनिशेबल है अपने आप में। मतलब ये सबसेक्शन इतनी बात कह रहा है कि भाई ऑफेंस होना तो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है, वो तो बात की बात है। सिर्फ अगर आप इस असेंबली के इस ग्रुप के मेंबर हो, आपको पता है कि ये जो असेंबली है ये एक अनलॉफुल असेंबली है और आप उसके पार्ट या तो उससे जुड़ते हो, ज्वाइंस और कंटिन्यूज नोइंग दैट सर्टेन ग्रुप इज एन अनलॉफुल असेंबली। मतलब आपको पता है अनलॉफुल असेंबली, आपको कैसे पता चलेगा अगर 7 लोग हैं या 5 लोग 6 लोग कितने भी हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो अनलॉफुल असेंबली है। क्लियरली उनके ऑब्जेक्टिव से कि किस लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव ये है इसलिए ये ग्रुप बनाया गया है, मतलब क्लियरली वो अनलॉफुल असेंबली है। अब इस फैक्ट को जानते हुए अगर उस ग्रुप से जुड़ना या अगर आप जुड़े हुए हो तो उसमें कंटिन्यू करना, हो सकता है कि जब आपने ज्वाइन किया तब ये अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, तब ये लॉफुल था, लेकिन बाद में उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, जैसा हमने पढ़ा ये हो सकता है, तभी अनलॉफुल असेंबली हो गई। अब नाउ दैट यू, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके मेंबर हो, नाउ दैट यू नो कि अब ये असेंबली अनलॉफुल असेंबली हो चुकी है, तो उसमें कंटिन्यू करना भी अपने आप में एक ऑफेंस है। मतलब उसमें जुड़ना या उसमें कंटिन्यू करना किसमें, एक अनलॉफुल असेंबली में, उस वो अपने आप में एक पनिशमेंट है जिसकी एक अपने आप में ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। सबसेक्शन 3, now ये कह रहा है whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment up to 2 years or fine or both। अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। सबसे पहले सबसेक्शन 1 ने क्या दिया था कि भाई अनलॉफुल असेंबली क्या है, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली हम कहेंगे कब, यही चीज दी हुई है कि अगर इन इंटेंशंस के इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया तो हम इसे अनलॉफुल असेंबली कह रहे हैं। सबसेक्शन 2 कह रहा है मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, मतलब अगर सिर्फ आप उसके मेंबर हो तब भी आप आपने ऑफेंस किया है और उसकी पनिशमेंट है। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि भाई अब एक अनलॉफुल असेंबली ठीक है बनी हुई है, बनाई गई बनी है, अब आपको इस बारे में जानकारी है, आपको ये बात पता है कि इस ग्रुप को डिस्पर्स होने के लिए, डिस्पर्स मतलब डिस्पर्सल एक वर्ड होता है, डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब अलग अलग होने के लिए, भाई जिन 7 लोगों से जिन 6 लोगों से मिलकर एक ग्रुप बनाया गया है एक टीम में से एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो अनलॉफुल असेंबली है। अब आपको पता है कि ये जो ग्रुप है, ये जो असेंबली है, इसे ये ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई ग्रुप तोड़ने के लिए, सेपरेशन के लिए, डिस्पर्सल के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। डिस्पर्सल का अगर ऑर्डर कौन देगा, भाई जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ये सारे काम उनके होते हैं, ठीक है। तो अब अगर उनको उनका डिस्पर्सल के लिए जो ऑर्डर है वो दिया हुआ है, ये जानते हुए डिस्पर्सल का ऑर्डर है इनके अगेंस्ट, अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हो या कंटिन्यू करते हो
वो भी एक इसकी वो भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट कितनी है 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। सब सेक्शन 2 और 3 दोनों बात कर रहे हैं वही चीज, ज्वाइनिंग या कंटिन्यूएंस की, दोनों चीजों में कि भाई आप उसके मेंबर हो या तो ज्वाइन करते हो या कंटिन्यू करते हो। डिफरेंस कहाँ है? सबसेक्शन 2 कह रहा है कि आप जानते हुए कि भाई ये अनलॉफुल असेंबली है उसे या तो ज्वाइन करते हो या कंटिन्यू करते हो, सबसेक्शन 2। नाउ सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जानकारी तो है ये अनलॉफुल असेंबली है, साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि इस ग्रुप के डिस्पर्सल के लिए ऑर्डर निकला हुआ है, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने इसके अगेंस्ट ऑर्डर निकाला हुआ है इस ग्रुप को डिस्पर्स करने के लिए, मतलब इसे अलग अलग करने के लिए, इस ग्रुप के टूटने के लिए डिस्पर्सल को ऑर्डर निकला हुआ है, फिर भी उसे ज्वाइन करते हो डिस्पाइट नोइंग इस बारे में, तो वहां पे पनिशमेंट ज्यादा है, सबसेक्शन 2 से ज्यादा है, क्योंकि सबसेक्शन 2 सिर्फ मेंबर होने की बात कर रहा है। अब इसको भी पनिशेबल बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि आपने किस चीज के लिए ग्रुप बनाया है, ऑब्जेक्टिव जो है वही अनलॉफुल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है तो उसका आप मेंबर हो, अगर आपको पता है कि किस चीज के बनाया फिर भी उसमें जुड़े आप, इसलिए उसकी पनिशमेंट है। नाउ सब सेक्शन 3 में पनिशमेंट बढ़ इसलिए गई क्योंकि कह रहे हैं कि आपको उसके बारे में जानकारी तो थी, वो तो एक फैक्ट हो गया, दूसरी चीज ये भी कह रहे हैं कि आपको इस बात की भी जानकारी थी कि भाई इसके इस ग्रुप के अगेंस्ट जो ऑर्डर निकला हुआ है ऑलरेडी डिस्पर्सल का, इन सबको जानने के बावजूद उसको ज्वाइन करते हो तो यहाँ पनिशमेंट एनहांस हो जाएगी, जो कि है 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। सबसेक्शन 4 सी, सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 4 कह रहा है whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment up to 2 years or fine or both। अब सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 4 ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई ठीक है, अब तो हमने देख लिया कि एक सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली है, उसके बाद सबसेक्शन 2 और 3 हो गए कि उसको ज्वाइन करना, उसका मेंबर होना, डिस्पर्सल के बावजूद भी ये सारी पनिशमेंट हो गई। अब सब सेक्शन 4 ये बात कह रहा है कि भाई उसके मेंबर तो वो तो एक चीज हो गई जो हमने पहले देख लिया, अब आप क्या कर रहे हो उस ग्रुप में, क्या कर रहे हो, बीइंग आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन और एनीथिंग व्हिच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज इज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर कोई भी इंसान उस ग्रुप का पार्ट होते हुए, मेंबर होते हुए, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होते हुए क्या करता है, किसी डेडली वेपन से, डेडली वेपन मतलब कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा वेपन, कोई ऐसा आर्म्स जिससे किसी की डेथ कॉज की जा सकती है, डेडली वेपन मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी की डेथ कॉज की जा सकती है। Whoever being armed with any deadly weapon or anything which used as a weapon of offense is likely to cause it is a member of unlawful assembly। अगर unlawful assembly का मेंबर है और उसने क्या किया, उसने इज आर्म्ड विथ मतलब उसने कैरी कर रखा है क्या चीजें, डेडली वेपन्स, किसी को मारने का हथियार, कोई भी चीज, इट कुड बी अ गन, इट कुड बी अ नाइफ, एनीथिंग, कोई भी चीज जिससे किसी की जान ली जा सके। अब देखिए एक चीज, दो चीज देखने के लिए, पहली चीज क्या है, एनी डेडली वेपन, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि जान लेने का हथियार हो, तो वो चीज तो अलग हो गई, आपने नाइफ कैरी किया है या आपने गन कैरी किया है, कोई भी ऐसी चीज जो कि हथियार ऑलरेडी है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, या दूसरी चीज कह रहा है या कोई भी ऐसी चीज और एनीथिंग या कोई भी ऐसी चीज जिसे हथियार की तरह यूज किया जा सके। अब ये क्या मतलब हुआ, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, अंतर क्या है? पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट तो बात ही करें किसी हथियार के बारे में, क्योंकि वेपन टर्म ही यूज किया हुआ है, डेडली वेपन, ऐसा हथियार जिससे किसी की जान ली जा सके। दूसरा पार्ट कह रहा है एनीथिंग दैट मे बी यूज्ड एज अ वेपन, किसी चीज को जिसको वेपन की तरह यूज किया जा सके ऑफेंस करने के लिए। अब वो क्या है, जैसे कोई भी और चीज, हथियारों के अलावा कोई भी और चीज जिससे कि जिसको हथियार की तरह यूज किया जाए, जैसे मान लीजिए एक पेन, ठीक है, एक पेन है पर उस पेन का क्या काम है, उससे लिखने का काम है, वो हथियार नहीं है, पेन हथियार तो नहीं है। जब हम वेपन की बात करते हैं वो अलग हो जाएगा, कोई भी आर्म्स हो जाएगी, जैसे गन हो गया या नाइफ हो गई, कोई भी ऐसी चीज हो गई। लेकिन दूसरे पार्ट में जब और एनीथिंग कह रहा है, वहां भी कोई और चीज जिसको कि हथियार की तरह यूज किया जा सके, कोई भी चीज जो कि हथियार नहीं है लेकिन उसको हथियार की तरह यूज किया जा सके, जैसे एक पेन फॉर एग्जाम्पल, पेन कोई वेपन तो नहीं है लेकिन उसको हथियार की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन सोया हुआ है, नींद में है, उस पेन से जाके आप उसकी नर्व पे अगर नेक पे जोर से अटैक करो, इतने जोर से, इस इंटेंसिटी से कि आपको पता है इतनी ब्लीडिंग होगी, इतना इंटेंसिव ये
वुंड है, इंजरी है, इससे डेथ कॉज हो जाएगी। क्या लिखा है? likely to cause death, anything which can be used as a weapon likely to cause death। जो वेपन नहीं है, हथियार नहीं है वो, लेकिन उसका यूज इस तरीके से किया कि उससे डेथ हो सकती है, likely to cause। जैसे फोक, फोक जिससे खाते हैं नूडल्स, वो कोई वेपन तो नहीं है, वो खाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसी वेपन को अगर जोर से नेक पे मारा जाए तो वहां पे क्या होगा, उससे ब्लीडिंग होगी, उससे चांसेस हैं कि डेथ कॉज हो जाएगी। वही सेकंड पार्ट वही चीज कहने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है कि एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ वेपन लाइकली टू कॉज डेथ। पहला पार्ट तो बात ही कर रहे हैं वेपन की, या तो आपने वेपन कैरी किया है या कोई भी ऐसी चीज जिसको वेपन की तरह यूज किया जा सके। जैसे मैंने फोक का, फोक कोई वेपन नहीं है लेकिन उसको वेपन की तरह यूज कर सकता है। अगर कोई बहुत जोर से इंटेंसिटी से पूरी नेक पे जोर से उसे गड़ा दे अंदर की तरफ, बिल्कुल एक्सेसिव ब्लीडिंग से जान जा सकती है। वही चीज कहने की कोशिश कर रहा है, कोई भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर अगर ऐसा कुछ करता है उसके लिए क्या पनिशमेंट है? 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। अगेन नाउ सबसेक्शन 5, whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance to the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse। पनिशमेंट इसकी क्या दी हुई है? 6 months तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। अब देखिए सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे डिस्पर्सल की बात आ गई, हैज बीन ऑलरेडी कमांडेड टू डिस्पर्स लिखा हुआ है। अब सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि भाई आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया या कंटिन्यू किया ये जानते हुए कि उस ग्रुप के अगेंस्ट, मतलब उस असेंबली के अगेंस्ट डिस्पर्सल का ऑर्डर निकला हुआ है, ठीक है? क्या कह रहे हैं? whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of public peace। इस बात की जानकारी है कि डिस्पर्सल का ऑर्डर निकला हुआ है, फिर भी उस ग्रुप से जुड़ना या उसमें कंटिन्यू करना, ये आपको इस बात में किस लिए? पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए। देखिए यहां तक पब्लिक पीस के डिस्टर्बेंस के अलावा ये पोर्शन को छोड़ दे, लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस, इस पोर्शन को छोड़ दे तो ये वही सेम सबसेक्शन है जो हमने सबसेक्शन 3 में पढ़ा। वही चीज तो वहां भी लिखी हुई है कि अगर किसी अनलॉफुल असेंबली को कोई ज्वाइन करता है या उसे कंटिन्यू करता है नोइंग द फैक्ट दैट इसके अगेंस्ट डिस्पोजल के ऑर्डर है, यहां तक तो सेम चीज हो गई। तो वहां पे वो फिर वहां पे पनिशमेंट दूसरी दी हुई है, यहाँ पे क्या कह रहा है? वहां तक सेम चीज हो गई। अब उसके अलावा क्यों ज्वाइन करता है? साथ में दिया हुआ किस चीज के लिए? लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। यही है अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट। अब ये जो सबसेक्शंस हमने एक एक देखे, ये आईपीसी के वेरियस सेक्शंस थे, अलग अलग सेक्शन से अलग अलग सेक्शंस बना रखा था, उसे ही कंसोलिडेट किया गया यहाँ पे और एक सेक्शन के वेरियस सबसेक्शंस बना के उसे मर्ज कर दिया गया है। एक ही सबसेक्शन, एक ही सेक्शन के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया। वो इससे नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो रिड्यूस हो गए। नाउ सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है? whoever, अब देखिए, hires or engages or employs, promotes or connives at the hiring, connive, engagement or employment of any person or joint to become a member of any unlawful assembly shall be punishable as a member of the unlawful assembly, and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, agreement or employment in the same manner if he had been a member of such unlawful assembly or himself had committed such offence। अब ये सबसेक्शन क्या कह रहा है? Now this subsection states कि कोई भी इंसान जो कि खुद अनलॉफुल असेंबली का एक मेंबर है, उसने क्या किया? वो लोगों को या तो हायर करता है, एंगेज करता है, एम्प्लॉय करता है, प्रमोट करता है, या कनाइव्स एट हायरिंग, एंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट। अब कनाइव का क्या मतलब होता है? कनाइवेंस, कनाइवेंस एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है हेल्प करना, असिस्ट करना। तो कोई भी इंसान, और बाकी सारे जो टर्म्स हैं उन सबके मीनिंग्स हमने पहले पढ़े व्हेन वी वर स्टडीइंग द सेक्शंस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो हमने ये देखा था कि हायरिंग क्या मतलब होती है, मतलब रेंट पे, यानी आप ये करो उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, हायरिंग हो गई। एंगेज करना मतलब उसको किसी काम में, टास्क में एंगेज कर देना, वहां पे पैसे की बात नहीं है। एंगेज, एम्प्लॉय, प्रमोट या कनाइव्स एट हायरिंग, या तो हायरिंग में हेल्प करना, एंगेजमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, ज्वाइनिंग में, किसी भी इंसान को, कोई एक इंसान जो खुद अनलॉफुल असेंबली का एक मेंबर है, वो अगर किसी दूसरे को हायर करता है उस ग्रुप के लिए
या एंगेज करता है, एम्प्लॉय करता है, या हायरिंग में मदद करता है किसी और की ज्वाइनिंग के लिए उस अनलॉफुल असेंबली में, किस पर्पस के लिए, किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए, एंड देखिए shall be punishable as a member of such unlawful assembly and for any offense which may be committed by any such person as a member। किस चीज के लिए हायरिंग करता है, पहले तो उसके मेंबर बनाने के लिए और उससे कोई ऑफेंस कमिट कराने के लिए, किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए। तो वहां पे जो पर्सन हायरिंग या एम्प्लॉयमेंट या एंगेजमेंट करा रहा है उसकी भी पनिशमेंट किस चीज पे, एज अ मेंबर ऑफ दैट असेंबली तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ऑफेंस के कमीशन के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल ए इंसान है, ये खुद एक मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का। Now what he does, he employs a person, इसने किसी एक एक्स को एम्प्लॉय कर दिया किसी जिस पर्पस के लिए ग्रुप बनाया गया है, से अगर मिसचीफ के लिए, ठीक है, मिसचीफ के लिए बनाया गया है, तो इसने एक्स की हायरिंग करी भाई एज अ मेंबर, भाई ये भी इसमें शामिल हो और मिसचीफ कमिट कराने के लिए। तो ये जो पर्सन जो हायर कर रहा है, यानी एक की लायबिलिटी क्या होगी, मेंबर के तौर पे तो होगी ही, वो उससे एक मेंबर है उस चीज के लिए तो होगी ही, साथ ही साथ इस चीज के लिए इन द सेम मैनर ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ द लॉफुल असेंबली और हिमसेल्फ हैड कमिटेड सच ऑफेंस, जैसे अगर उसने खुद ने ऑफेंस किया हो, ऑफेंस की भी पनिशमेंट उसको दी जाएगी। वही ये सेक्शन कहने की कोशिश कर रहा है, whoever hires or engages, employs, promotes or connives at hiring, engagement or employment to join or become a member of any unlawful assembly, ठीक है, shall be punishable as a member of such unlawful assembly and for any offense which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of hiring, engagement or employment in the same manner if he had been a member of such unlawful assembly or committed himself committed the offense। अगर वो इंसान अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं है, अगर ये मेंबर है इसका, तो इसकी ऑफेंस तो मेंबर होने के लिए तो है ये, साथ ही साथ जो ऑफेंस करेगा एक्स उसके लिए भी लायबिलिटी होगी। दूसरी चीज ये भी कह रहा है ये सेक्शन कि भाई अगर ये खुद मेंबर नहीं भी है, ये मान लीजिए खुद असेंबली का मेंबर नहीं भी है, फिर भी हायरिंग कर रहा है जोड़ने के लिए लोगों की, अगर एक्स को एक अनलॉफुल असेंबली के ग्रुप में जोड़ देता है तो एक्स जो ऑफेंस करेगा इसके लिए ये बिल्कुल उसी तरीके से लायबल होगा जैसे ये खुद भी उस असेंबली का मेंबर हो और उसने ही ऑफेंस किया हो। Subsection 7. Whoever harbors, receives, or assembles in any house or premises, any occupation or charge under his control, any person knowing that such person have been hired, engaged, or employed, or about to be hired, engaged, or employed, or joined to become members of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description extending up to 6 months fine or both। कोई भी इंसान अगर किसी ऐसे इंसान को जिसको हायर किया गया है या एंगेज किया गया है या एम्प्लॉय किया गया है उसे किस चीज के लिए अनलॉफुल असेंबली में शामिल होने के लिए, वो अगर उस इंसान को क्या करता है, हार्बर करता है। बाय नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ हार्बर। हार्बर क्या मतलब है, उसे छिपने की जगह देता है। रिसीव कैसे, या तो उसे मतलब उसे रिसीव करता है या उसे रुकने के लिए जगह देता है अपने घर में या किसी भी और जगह पे रुकने की जगह देता है, वहां उसकी पनिशमेंट, उसको हार्बर करने की पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। Subsection 8. Whoever is engaged, hired, offers or attempts to be hired or engaged to do or assist in any doing of act specified in subsection 1 shall be punished with imprisonment up to 6 months or fine or both। यहाँ पे अब इसके पहले हमने बात करी कि जो इंसान हायर करेगा, जो हायर कर रहा है या एम्प्लॉय कर रहा है या एंगेज कर रहा है, मतलब जिसने हायरिंग करी। सबसेक्शन 8 जो सॉरी 9 जो है वो ये बात करता है कि भाई वो इंसान जो खुद हायर हो रहा है उसकी पनिशमेंट कितनी है, जिसने करा उसके लिए तुमने पनिशमेंट देख ली, लेकिन जो इंसान हायर हो रहा है उसकी पनिशमेंट कितनी है, उसकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 6 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। और लास्ट सबसेक्शन 9 कहता है whoever being so engaged or hired goes armed or engages or offers to go armed with any deadly weapon or anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either extension up to 2 years or fine or both। अब वही चीज फिर उसका एक्सटेंशन बहुत सिंपल सिंपल सबसेक्शन है कि भाई अगर कोई इंसान जो हायर हुआ है, सबसेक्शन 8 में क्या देखा कि हायर जो हुआ उसके लिए पनिशमेंट दी हुई थी कि भाई आप लॉकल असेंबली के मेंबर के तौर पे हायर हुए हो इसकी वजह से। सबसेक्शन 9 कह रहा है कि भाई हायर हुए उसके बाद किसी डेडली वेपन्स को आपने यू आर कैरिंग सम डेडली वेपन्स,
या तो डेडली वेपन कैरी कर रहे हो या ऐसी चीजें कैरी कर रहे हो जो कि जिससे डेथ कॉज की जा सकती है, जिसको वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, वहां पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। यही कॉन्सेप्ट है अनलॉफुल असेंबली का। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर जो चीजें याद करने के लिए, इतनी छोटी छोटी चीजें याद करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जो चीज याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। तो इफ वी सी इट इज अनलॉफुल असेंबली होने के लिए क्या क्या जरूरी है, एटलीस्ट 5%, कम से कम 5 लोग तो होंगे ही। उसके बाद कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कहाँ दिया हुआ है, सब सेक्शन सेक्शन 1 क्लॉज ए से लेके ई तक जो दे रखा है, ये हो गया। ठीक है, यही है अनलॉफुल असेंबली। अगर ये किसी इनमें से ऑब्जेक्टिव के लिए 5 से 5 सालों में इकट्ठे हुए हैं तो अनलॉफुल असेंबली उसे कह देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि एक असेंबली पहले जरूरी नहीं है कि भाई, अब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे प्रिंसिपल, जैसे असेंबली पहले लॉफुल थी, बाद में ऑब्जेक्टिव चेंज होने की वजह से अनलॉफुल हो सकती है। कोई इंसान अगर डेडली वेपन्स लेके कैरी कर रहा है, मतलब अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है और वो डेडली वेपन्स लेके, या कोई भी ऐसी चीज जिसको कि वेपन की तरह यूज किया जा सकता है डेथ कॉज करने के लिए, कैरी कर रहा है, वो भी पनिशेबल है। उसके बाद कोई इंसान अगर उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बनने के लिए और साथ ही ऑफेंस के कमीशन के लिए अगर किसी को हायर करता है या एंगेज करता है या एम्प्लॉय करता है या उसमें मदद करता है, कनाइंग यानी असिस्टेंस, उसमें मदद करता है, वो भी पनिशेबल है। उसके बाद कोई इंसान जो हायर हो रहा है, तो हायरिंग करने वाला जो इंसान हायर हो रहा है वो खुद भी लायबल होगा। यही बेसिक इसके प्रिंसिपल्स है। नाउ इसके साथ अब एक और चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि अब हमने जो देखा था कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ठीक है, तब 3 क्लॉज 5 में दे रखा है, सेक्शन 3 सेक्शन 5, और ये कितने में दिया हुआ है, 189 में, कॉमन ऑब्जेक्टिव 189 में दिया। ठीक है, सबसे पहले कॉमन इंटेंशन होने के लिए मिनिमम 2 पीपल रिक्वायर्ड है। दो लोग अगर है तो भी कॉमन इंटेंशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था, सब्सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 में जब हम पढ़ रहे थे, 2 और मोर, मतलब कम से कम 2 लोग चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, मिनिमम 5। जब 5 लोग इकट्ठा होंगे तब इसे कॉमन ऑब्जेक्टिव तब तब कहेंगे। ठीक है, इसके साथ अब यहाँ पे क्या था, प्री मेडिटेशन। प्री मेडिटेशन को क्या मतलब होगा, प्री प्लानिंग, यानी ऑफेंस के कमीशन के लिए, मतलब बाद में वो ऑफेंस करना है, ये सारी प्री प्लानिंग जो अरेंजमेंट है, मतलब अरेंजमेंट एज इन अग्रीमेंट, मिल के भाई पहले सारी चीजें प्लान आउट करी, ये होता है कॉमन इंटेंशन के अंदर। कॉमन इंटेंशन मतलब प्लानिंग सबने मिलके करी शेयर्ड तरीके से। यहाँ पे नो प्री मेडिटेशन, पहले से प्लानिंग हो ये कोई जरूरी नहीं है। आप इस सेक्शन में क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट कह रहा है भाई कि आप सिर्फ उस अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हो गए, भले आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसी के लिए पनिशेबल हो जाओगे। सिर्फ इतनी सी बात है, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो गए तो बस पार्ट, तो आप पनिशेबल हो जाइए, आपने ऑफेंस कर दिया। यहाँ पे कोई
अग्रीमेंट हो, प्री मेडिटेशन हो, प्री प्लानिंग हो, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कॉमन इंटेंशन के लिए जरूरी है। कॉमन इंटेंशन बन ही तब रहा है जब प्री प्लानिंग हो रही है ऑफेंस को कमिट करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जितने भी ऑफेंडर्स होते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट, सबका एक्टिव रोल होता है। अब यहाँ एक्टिव रोल कहने का क्या मतलब है? एक्टिव रोल का ये मतलब नहीं कि सारे के सारे ऑन द स्पॉट हैं, मतलब जहां पे ऑफेंस हो रहा है, किसी का मर्डर हुआ वहीं पे सब खड़े हैं, नहीं। सबका अपना रोल डिफाइंड है। किसी ने किसी को, जब जब मर्डर कमिट हुआ, कोई ऑफेंस कमिट कर रहा था, कोई चीजें बिखरा रहा था, कोई गेट पे खड़ा था, कोई बाहर बस बाहर में खड़े होकर देख रहा था चीजों को। तो ये 4 लोग जब रोल अलग अलग कर रहे थे, एक हो सकता है शायद गली के किनारे खड़ा हो, लेकिन प्लानिंग में शामिल था, और वो उस प्लानिंग के हिसाब से उसका जरूरत था कि भाई तुम वहां पे खड़े होकर बस देखते रहना कि कुछ अगर कोई भी स्ट्रेंज एक्टिविटी हो तो उस बारे में हमें इन्फॉर्म करना। तो वो ऑफेंस जहां हो रहा है उस जगह से बहुत दूर खड़ा है, लेकिन क्योंकि उसका रोल वो अपना निभा रहा है, वो एक्टिव रोल हो गया। कॉमन ऑब्जेक्टिव होने के लिए ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एक्टिव रोल जैसी नहीं है। नो सच रिक्वायरमेंट। और क्या होता है इसमें? आ, ये तुमने देख लिया, 2 लोग होते हैं, इसमें 5 लोग होते हैं, इसमें प्लानिंग नहीं होती है, इसमें प्लानिंग होती है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। ये सारे इसके डिफरेंसेस हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए। इस स्टेज में हम अग्रीमेंट को पनिशेबल बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चीज होती है, एंड इन फर्दरेंस ऑफ अग्रीमेंट। सिर्फ अग्रीमेंट नहीं, क्योंकि सिर्फ अग्रीमेंट होगा तो वो कॉन्स्पिरेसी में चला जाता है। अग्रीमेंट के बाद कोई एक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ओनली ओनली बीइंग द मेंबर इज इनफ। सिर्फ उसके मेंबर आप हो गए, चाहे कोई ऑफेंस हुई हो या ना हुई हो, उन सब से कोई मतलब नहीं है, पनिशेबल यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे तब तक नहीं होगा जब तक कोई एक्ट हो न जाए। यहाँ पे कुछ नहीं भी हुआ, सिर्फ मेंबर हो आप उसके बारे में उसके, तो भी पनिशेबल हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्टिव के बीच का जो डिफरेंस है। नाउ सेक्शन 190। अब देखिए 190 क्या कह रहा है। If an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing that offense is a member of that assembly is guilty of that offense. Now, ये क्या कह रहा है? ये सेक्शन जो है ये बात करता है वाइकेरियस लाइबिलिटी की। वाइकेरियस लाइबिलिटी। अब ये वाइकेरियस लाइबिलिटी होती क्या है? देखिए क्या कह रहा है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। मतलब जैसे देखिए कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी या वाइकेरियस लाइबिलिटी। मतलब ये सेक्शन क्या नहीं पूछ रहा है कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि ग्रुप 6 लोगों का है, ए बी सी डी ई और एफ।
ये 6 लोगों का ग्रुप है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ठीक है। जैसे वाई की अरेस्टिंग का ऑर्डर निकला है और वाई जो है वो कोई प्रीस्ट है, ठीक है। अब इनको ये इतने, क्योंकि प्रीस्ट है मतलब इनके स्पिरिचुअल बहुत इन्फ्लुएंसेस हैं, तो अब इनके भाई ऐसा होता है कि इनके अगेंस्ट कोई केस था, अभी होता है कि अच्छा ठीक है, इनके अगेंस्ट जब अरेस्ट का ऑर्डर निकला तो ये सारे लोग जो है या से यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, GHIJ, इतने सारे लोग हैं। ये 10 लोग कहते हैं कि नहीं हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे, कोर्ट का ऑर्डर है, लीगल प्रोसेस है, उसको रेजिस्ट करने के लिए कि हम इन्हें अरेस्ट नहीं होने देंगे, ये लोग क्या करते हैं पूरा घेर लेते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे इस पर्पस से, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, लीगल प्रोसेस को अपोज करना, उसको रेजिस्ट करना। लीगल प्रोसेस क्या है, इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर था, ले जाना था, पुलिस जब आई तो इन लोगों ने घेर लिया कि नहीं ले जाने, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ। अब ये सेक्शन 190 क्या करे, यहाँ तो हमें पता है कि ये जो ग्रुप हो गया क्योंकि ये प्रोसेस को अपोज कर रही है, अनलॉफुल असेंबली हो गई, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको नहीं ले जाने देना। नाउ सेक्शन 190 इज सेइंग कि merely अगर आप इस ग्रुप के पार्ट हैं, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हैं, इस ग्रुप के किसी भी एक मेंबर ने कोई क्राइम कर दिया, इस ग्रुप के किसी भी एक मेंबर ने क्राइम कर दिया तो वहां पे लाइबिलिटी सबकी बनेगी, ऐसा मानेंगे जैसे इन सब ने ऑफेंस किया है। If an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, of such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing that offense is a member of that same assembly is guilty of that offense। ये कह रहा है vicarious liability कि भाई जब offense हुआ, ऑफेंस होने के टाइम पे चाहे उस ऑफेंस को उस पूरे ग्रुप के किसी एक मेंबर ने भी क्यों ना किया हो, सिर्फ एक मेंबर ने किया, और आप कहीं भी हो, आप कहीं पे भी हो, किसी भी कॉर्नर में हो, आपको पता भी नहीं है उस बारे में, ठीक है, आपको पता है नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उस बारे में, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू वर अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, क्योंकि आप उस ग्रुप के मेंबर हो इसलिए आपकी भी लायबिलिटी बनेगी। ये सेक्शन यही कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट जो दे रखा है सेक्शन 189 के अंदर, उस कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत कोई ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर ऑफेंस कमिट करता है तो लायबिलिटी सबकी बनेगी। ये भी कॉमन इंटेंशन से एक डिफरेंस हो गया, यहाँ भी हम देख रहे हैं कॉमन इंटेंशन में क्या था, उस चीज के लिए सब बराबर लायबल होते हैं जो कॉमनली शेयर्ड इंटेंशन है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था, आई रिमेंबर उस वक्त जब हमने डिस्कस करा था कि प्लानिंग थेफ्ट की हुई, लेकिन वहां पे जाके किसी एक ने वहां पे रेप भी कमिट कर दिया, और बाद में उसका उसकी गला दबा के उसकी डेथ कॉज कर दी, तो इक्वल लायबिलिटी बनेगी। जो जो सबकी, जब हम प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, तो जॉइंट लायबिलिटी किस सेंस में बनेगी, जॉइंट लायबिलिटी उस सेंस में बनती है कि भाई प्लानिंग किस चीज की थी, प्लानिंग थेफ्ट के लिए सब बराबर से लायबल होंगे, लेकिन क्या जिसने रेप किया और जो डेथ कॉज की वो भी प्लान था, नहीं वो प्लान नहीं था, वो इंस्टेंटली वहां पे हो गया। अब वहां पे उसने अचानक से वो चीज ऑफेंस कमिट कर दी तो उसके लिए सब लायबल हो गए, नहीं, उसके लिए सिर्फ वो लायबल होगा। वहां पे कॉमन इंटेंशन के अंदर इक्वल पनिशमेंट सिर्फ उस चीज की दी जाती है जो शेयर्ड इंटेंशन था, जो प्लान चीज थी। अगर वहां पे उसके अलावा कोई इंसान कॉमन इंटेंशन के अलावा भी कोई और दूसरी चीज कर देता है, उसके लिए लायबिलिटी सबकी बराबर नहीं बनेगी, अनलाइक कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए सेक्शन 190 जो है वो ये कह रहा है कि भाई आपने चाहे उसके प्लानिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, आप उस चीज के मेंबर थे, उस असेंबली के मेंबर थे, उस ग्रुप के मेंबर थे, और कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत ही वो ऑफेंस किया गया। तो एक इंसान ने भी किया है तो चाहे आप उस चीज से अग्री करो नहीं करो, आप उसके पार्ट थे नहीं थे, आप मेंबर थे ग्रुप के, तो आपकी भी लाइबिलिटी बनेगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। इसीलिए दोनों में एक में देखिए, सब जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सॉरी कॉमन टेंथ की जब बात करते हैं तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी आता है। जॉइंट लाइबिलिटी मतलब जो चीज शेयर्ड इंटेंशन के तहत की गई है उसके लिए सबकी बराबर लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन सिर्फ उसकी जो शेयर्ड है, जो इंडिविजुअल एक्ट है किसी का, उसके लिए लाइबिलिटी सिर्फ उस इंडिविजुअल की बनेगी। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी या कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी आता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब, कंस्ट्रक्टिव हमने पढ़ा हुआ, कंस्ट्रक्टिव या डीम्ड मतलब लाइबिलिटी बस मान ली गई, किया किसी एक ने, लेकिन आप उसके पार्ट हो तो हम मानेंगे कि आप सबने मिलजुल के किया है तो सबकी लाइबिलिटी बनी, ये हो गया वाइकेरियस या कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी।
अब आते हैं 191 पे। 198 बात करता है द ऑफेंस ऑफ रायट। अब ये रायट के राइट सबको पता है, रायट मतलब दंगे, दंगा, ठीक है। दंगा क्या होता है? whoever forces force whenever force or violence is used by an unlawful assembly। पहली चीज मतलब राइट होने के लिए सबसे पहले क्या है कि एक अनलॉफुल असेंबली होना तो जरूरी है। सेक्शन ये चीज कह रहा है, ये मैं भी कह रही, यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी भी फोर्स और वायलेंस, दूसरी चीज क्या हो गई, फोर्स या वायलेंस, कभी भी फोर्स या वायलेंस यूज किया जा रहा है किसके द्वारा? अनलॉफुल असेंबली के द्वारा। जब अनलॉफुल असेंबली जो है, जो ग्रुप है, वो फोर्स या वायलेंस यूज कर रहा है और बाय एनी मेंबर देयरऑफ, या तो वो ग्रुप जो है वो यूज कर रहा है, या उसका कोई भी मेंबर और मेंबर देयरऑफ, या उसके कोई मेंबर, किस लिए, किस ऑब्जेक्टिव लिए? तो हमने देखा अनलॉफुल असेंबली कर कौन रहा है, अनलॉफुल असेंबली या उसका कोई मेंबर क्या कर रहा है, फोर्स या वायलेंस कर रहा है। क्यों? In prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of riot. अनलॉफुल असेंबली बनाई गई है तो एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब उस कॉमन ऑब्जेक्ट को करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, जब ये जो अनलॉफुल असेंबली है या उसको कोई भी मेंबर फोर्स या वायलेंस का यूज करता है, तो यहाँ पे क्या इसे कहते हैं, राइटिंग, मतलब इसे दंगा कहते हैं। यहाँ पे हर कोई, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने अभी कहा कि भाई सेम एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक प्रीस्ट है, इनके अरेस्ट को अपोज करने के लिए यहाँ पे 10 लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब दो तरीके हो सकते हैं, पहले तो वो मना करेंगे कि नहीं ठीक है, नहीं ले जाने देंगे, नहीं ले जाने देंगे, नारे लगाएंगे ये। अब यही करते करते अगर ये लोग वायलेंस करने लग जाते हैं, पुलिस से धक्का मुक्की करने लग गए, आसपास के लोगों को मारने पीटने लग गए, डंडे चलाने लग गए, डिस्ट्रक्शन करने लग गए, अगर फोर्स या वायलेंस का यही ग्रुप जब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यूज करने लगे, तो उसे कहते हैं राइट या दंगा। वही सेम ग्रुप है, वही ऑब्जेक्ट का कंप्लीशन है जो हमने पहले पढ़ा। पहले भी वही चीज है कि भाई अनलॉफुल असेंबली तब बनी जब एक किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट के फुलफिलमेंट के लिए बनाया गया। लेकिन जब जब अगर ठीक है वो कर रहे हैं, वो अनलॉफुल असेंबली है, उसके मेंबर होना एक अलग वो सारी चीजें होगी, लेकिन उस गोल को पूरा करने के लिए जब फोर्स या वायलेंस का यूज किया जा रहा है, जैसे उसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या थी, किसी को घर से निकाल लेना, मतलब घर पे कब्जा करना या किसी को उसकी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट से डिप्राइव करना, डेप्रिवेशन, ये सारी चीजें थी। अब कोई ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो किसी गली में या किसी गांव में घुस गया, ठीक है। ऐसे ही कोई एक ग्रुप है वो गांव में घुस गया और वहां पे लोगों को क्या कर रहा है, मारपीट करके उन्हें घर से निकाल दे रहा है कि नहीं घर आपको खाली करना पड़ेगा, ये घर छोड़ना पड़ेगा। उन्हें मारपीट करके, उन्हें वायलेंस करके उनके साथ उन्हें निकाला जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है, ठीक है। कब किस किस लिए, प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए। तो वो जो वायलेंस किया जा रहा है उसके लिए वो उसे कहेंगे, वो जो पूरा हो रहा है ऑफेंस, ये है राइट, ये दंगा हो गया। और उस ग्रुप का हर मेंबर, क्योंकि वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल लग जाता है, हमने देखा कि अनलॉफुल असेंबली के केस में वाइकेरियस लायबिलिटी, जब कोई ऑफेंस हो रहा है तो हमें वाइकेरियस लायबिलिटी लग रही है, तो वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल की वजह से हर किसी जो भी मेंबर है उसके सारे, वो सारे लायबल हो जाएंगे। वाइकेरियस लायबिलिटी क्यों आ गई? या तो अगर ग्रुप कर रहा है वो, ठीक है, हमने कहा कि अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर ऑफ सच ग्रुप, अगर असेंबली मतलब वो ग्रुप कर रहा है तो ठीक है, या इस ग्रुप का कोई एक मेंबर भी ये चीज कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, किस लिए, ऑब्जेक्टिव वही है जिस ऑब्जेक्टिव से वो ग्रुप बनाया गया, उसी फुलफिलमेंट के लिए, तो वहां पे भी सारे लोग जो है वाइकेरियस लायबिलिटी की वजह से सारे लोग लायबल होंगे। आईपीसी के सेक्शन 146 में लिखे दे रखा था, unlawful assembly plus violence is equal to the offense of riot. Now subsection 2 क्या कह रहा है, whoever is guilty of rioting, जो कोई भी इंसान अगर राइट करता है उसकी पनिशमेंट क्या है, shall be punished with imprisonment up to 2 years or fine or both। या तो 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ, यानी दंगे की पनिशमेंट। सिंपल राइट, राइट मतलब नॉर्मली जो हमने ऊपर देखा कि भाई कॉमन ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट में जो किया गया वायलेंस, तो वो सिंपल राइट हो गया, उसकी पनिशमेंट क्या है, 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि whoever is guilty of writing being armed with deadly weapon or anything that may be used as a weapon of offense likely to cause death shall be punished with imprisonment up to 5 years with fine or both। यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी गई, ऑफेंस की जो सिवियरिटी थी
वो बढ़ गई। ये क्या कह रहा है कि भाई राइट तो किया ही गया, राइट तो हमने क्या पढ़ा, राइट में क्या है, फोर्स या वायलेंस यूज हो रहा है किसी भी तरीके से। अब सब सेक्शन 3 कह रहा है कि ये फोर्स वायलेंस यूज किया गया किस चीज से। यहाँ पे क्या किया गया कि डेडली वेपन्स के थ्रू, अब जैसे हाथ में गन्स लेके आप वायलेंस कर रहे हो या हाथ में डंडे लेके लोगों को डंडे से मार के भगाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जब किसी डेडली वेपन से या कोई वेपन जिसको या कोई चीज जिसे वेपन की तरह यूज किया जा सके, उससे अगर राइट कॉज किया जाता है, उसके हेल्प से जब राइट कॉज किया जाता है, वहां पे पनिशमेंट बढ़ जाएगी। और हर मेंबर की पनिशमेंट वहां की कितनी है, 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या कोर्ट। ठीक है, इसलिए मैंने कहा सिंपल राइटिंग लेके। सब सेक्शन 2 जो है वो सिंपल तरीके से राइट की बात कर रहा है, और दूसरा जो है वो आर्म्ड राइटिंग, यानी आर्म्स मतलब आर्म्स के साथ। नाउ 192, 192 क्या कह रहे हैं, सी whoever, सेक्शन 153 जो था आईपीसी का वही सेम सेक्शन है, जो कि मेनली लाया क्यों क्या गया, इसका ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन पब्लिक ट्रांक्विलिटी एंड सोशल हार्मनी इन अ डाइवर्स सोसाइटी बाय पनिशिंग हेट स्पीच एंड डिवाइसिव एक्शंस। कोई भी ऐसा करता है कि अगर सोसाइटी को बांटने के लिए, जैसे हम कहते हैं हमारे लिए इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। ये चीजें हम कहते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हमारी अनेकता में एकता जो है वही हमारी ताकत है। हमारे यहाँ बहुत तरीके के लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग रिचुअल्स ट्रेडिशंस फॉलो करने वाले लोग हैं, तो बहुत डाइवर्सिटी है इस सोसाइटी में। जो डाइवर्सिटी है उसके उसके बावजूद भी सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इस जो हार्मनी है, सोशल हार्मनी है, इसको तोड़ने के लिए, अगर इसको तोड़ने की वजह से सोसाइटी को डिवाइसिव एक्शंस लिए जाए, जो भी कोई करे अगर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी को हैम्पर करने के लिए, वो इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल है। Now 192 अब ये क्या कह रहा है, देखिए, it penalizes anyone who by words, spoken or written, sign or visible representation, कोई भी ऐसा इंसान, whoever, ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान जो अपने वर्ड से, चाहे साइन से या किसी भी और रिप्रेजेंटेशन से क्या करने की कोशिश करता है, प्रोमोट्स डिसहार्मनी, जो सोसाइटी की जो हार्मनी है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लोगों के बीच हेट्रेड फैलाने की, लोगों के बीच एनिमिटी फैलाने की कोशिश करता है। It promotes disharmony, मतलब feelings of enmity, hatred or ill will between different religion, racial, language or regional groups, या prejudice maintenance of harmony, commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different groups and which disturbs or is likely to disturb the public tranquility। ऐसा कोई भी काम, जो कोई भी इंसान अगर ऐसा कुछ करता है, whoever, कोई भी मैलिग्नेंटली और वांट ओनली, यानी इंटेंशन के साथ, इल इंटेंशन के साथ, बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच इज इलीगल, कुछ ऐसा करता है जो कि इलीगल है, gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation be cause the offense of writing to be committed। क्या करता है, कोई भी इंसान जानबूझ के गलत इंटेंशन के साथ अगर प्रोवोकेटिव बातें करता है, यानी उकसाने वाली, भड़काने वाली बातें करता है,
ये चीज जानते हुए डेलिबरेटली कि भाई उससे क्या हो सकता है, उसके जैसे कई बार बहुत सारे केसेस होते हैं, आप सबने सुना होगा, देखा होगा टीवी पे न्यूज में आते रहते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस कई बार इस तरीके की हेट स्पीच देते हैं जिससे लोगों में दंगा फैल गया, दंगा भड़क गया, दो कम्युनिटीज आपस में लड़ने लगी। इंसान अगर जानबूझ के इंटेंशन से क्या करता है, प्रोवोकेटिव स्पीच देता है, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स कहता है, कुछ भी किस प्रोवोकेशन उकसाता है, भड़काता है, किस तरीके से, कुछ भी वर्ड से, साइन से, कुछ भी ऐसा यूज करके, किस इंटेंशन से, ये जानते हुए, इस इंटेंशन से या यही करने के लिए, इस जानकारी के साथ, इंटेंडिंग और नोइंग it to be writing and such provocation will cause the offense of rioting to be committed, इस इंटेंशन से या ये जानते हुए कि इससे दंगा हो जाए, या तो दंगा कराने के लिए, दंगा करने ही के लिए, या तो वैसा प्रोवोकेशन किया, वैसा भड़काया लोगों को, या इससे पता है कि ये जिस तरीके से चीजें निकल रही हैं इसके, इससे दंगा भड़क सकता है। shall, if the offense of writing be committed in consequence of the provocation, be punished with imprisonment of either description up to 1 year or fine or both, and if the offense of writing be not committed, imprisonment up to 6 months or fine or both। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, इसे दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहली चीज तो ये कह रहा है कि भाई कोई भी इंसान अगर किसी भी ऐसे ग्राउंड पे जो कि डिवाइसिव स्टेटमेंट है, मतलब डिवाइसिव एक्शन, कोई भी लोगों के बीच एनिमिटी पैदा करेंगे, उनके बीच आपस में दुश्मनी हो, लोग लड़े, इस इंटेंशन से आपस में भड़काने वाली बातें करता है, ये इस जानकारी के साथ या इसी इंटेंशन के साथ कि दंगा हो। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, हमने देखा है न्यूज में, आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए ऐसी चीजें करते हैं, बिकॉज उनका जो वोट कैटेगरी है, जो सेगमेंट है, वो एक सर्टेन ग्रुप, सर्टेन कम्युनिटी है, ऐसी चीजें होती हैं। तो वैसे ही किसी चीज को ये ऑफेंस बना रहा है कि भाई अगर ऐसा कोई भी इंसान करता है, दंगा भड़काने की कोशिश करता है, दंगा भड़काता है अगर, तो वहां पे अगर उसके भड़काने की वजह से दंगा हो गया, राइट हो गया, तो पनिशमेंट कितनी है, तब पनिशमेंट 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ, और अगर उसके भड़काने से दंगा नहीं हुआ तब 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। मतलब दो चीजें, उसने कोशिश की, उसने भड़काया, उसने वैसे भाषण दिए, उसने वैसे साइंस यूज किए, वैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज किए, अगर उससे दंगा हो गया तो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन, अगर नहीं होता है तो 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन। प्रोवोकेशन किन बेसिस पे हो सकता है देखिए, रिलीजन, बिलीफ, रेस, कास्ट, रेजिडेंस, लैंग्वेज, किसी भी ग्राउंड पे अगर प्रोवोक करने की कोशिश की गई। नाउ 193, अब 193 क्या कह रहा है, 193 कहने की कोशिश कर रहा है मेनली ये जो 156 था आईपीसी का, उसी का रीबर्थ है, वही सेक्शन, इसमें कॉन्सेप्ट वही चीज दे रखा है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट दोज इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी है, are held accountable if they allow rights to happen for their principal's benefit। अगर अपने मालिक के बेनिफिट के लिए, अपने जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एजेंट कौन सा पढ़ा, जैसे कोई एम्प्लॉय है तो वहां पे क्या है, एम्प्लॉय जो है वो एजेंट होता है, एम्प्लॉय जो है वो प्रिंसिपल है। तो वैसे अपने जो प्रिंसिपल है उसके बेनिफिट के लिए कोई अगर उस पोजीशन पे होते हुए, अथॉरिटी वाले पोजीशन पे होते हुए दंगा होने देता है, मतलब उसे पता है कि हो रहा है लेकिन उसे वो अलाउ करता है, वहां इस इन ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी सेक्शन में दी गई है। क्या है, इफ द एजेंट, whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such right takes place, अगर कोई भी इंसान कहीं पे भी दंगा होता है, किसके बिहाफ पे, या तो जैसे कोई लैंड है, ठीक है, कोई लैंड है, उसका ओनर, उसका मालिक या उसका जो भी ऑक्यूपायर है, उसके बिहाफ पे उस जमीन को लेकर अगर दंगा होता है, और वहां पे तो जो भी उस जगह के एजेंट या मैनेजर है, जो भी उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, पूरा जो भी एजेंट या मैनेजर है ऑफ सच ओनर ऑक्यूपायर हैज रीजन टू बिलीव अ राइट इज लाइकली, उसे पता है, जैसे कोई जमीन है, जैसे कई बार गांव में आपने ये चीज देखी होगी कि प्रॉपर्टी को लेकर दंगे हो गए, तो कम्युनिटीज आपस में लड़ गई, दंगे हो गए। ये सेक्शन ये कहने की बात कर रहा है कि किसी
जमीन को लेके, ऑक्यूपायर ऑफ एनी लैंड, किसी जमीन को लेके अगर जो मालिक है उसके, उन्होंने अथॉरिटी दे रखी है अपने जो भी उसका एजेंट है या जो मैनेजर है उसको, उस मैनेजर को पता है कि सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ दंगा हो सकता है, इसके बावजूद वो क्या करता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, जबकि उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसे अगर पता लग गया, उसे ऐसा लग रहा है कि सिनेरियो ऐसा है कि भाई यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, उस वक्त उसको क्या करना चाहिए, द पर्सन शुड यूज ऑल लॉफुल मीन्स टू प्रिवेंट इट, जितना कुछ कर सकता है उसको रोकने के लिए, उसकी लाइबिलिटी बनती है उसको रोकना, हर हालत में उसे रोकना उसका, उसकी ड्यूटी है। यूज ऑल लॉफुल मीन्स टू सप्रेस या डिस्पर्स इट, या तो उसे रोकने की कोशिश करना, और फिर उसे जो भीड़ इकट्ठी हुई है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका डिस्पर्सल करना, उन्हें भेजना, उन्हें अलग करना। If they fail to do so, they are held legally liable, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी सेक्शन में बनती है। बेसिकली कह रहा है कि भाई अगर किसी जमीन को लेकर लोग आपस में लड़ रहे हैं, राइट होने के चांसेस, ऐसा लग रहा है कि इस चीज को देखते हुए यहाँ पे दंगा हो सकता है, तो वहां पे मालिक ने जिसको अथॉरिटी दी है, जो भी वहां पे एजेंट है, जो भी जो भी उसका मैनेजर है, वो क्या करता है, देख रहा है कि इसके बेनिफिट के लिए, अगर क्या करता है कि मालिक के बेनिफिट में अगर ये राइट है, वो उस चीज को होने देता है, ठीक है, अगर उस चीज को होने देता है तो वहां पे वो उसकी पूरी पूरी लाइबिलिटी बनेगी सेक्शन के अंदर लाइबल, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी वहां पे क्या बनती है कि अगर उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि अगर उनको कोई अंदाजा है, लग रहा है कि नहीं यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, तो उसको रोकने की जितनी कोशिश कर सकते हैं वो ड्यूटी बनती है एजेंट की, उसको रोकने की कोशिश करना, लोगों को वहां से हटाना। वही ये सेक्शन कह रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ ओनर ऑक्यूपायर एटसेट्रा ऑफ लैंड ऑन व्हिच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक्स प्लेस, व्हेनेवर any unlawful assembly or riot takes place, the owner or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held or such riot is committed, and any person having or claiming an interest in such land shall be punishable with fine not exceeding 1000 rupees। अगर जिसकी जमीन पे हुआ है, जिसकी जमीन पे दंगा हो रहा है, जहां पे दंगा हो रहा है, उसके मालिक को क्या कह रहे, उसके मालिक की क्या पनिशमेंट है, वहां पे 1000 तक की फाइन है वहां पे। If he or his agent or manager, knowing that such offence is being has been committed or having reason to believe it is likely to be committed, do not give the earliest notice thereof in his or their power to the officer in charge at nearest police station, and do not, in the case of their own way, having reason to believe it was about to be committed, use all lawful means in his or her their power to prevent it. In the event of its taking place, do not use any unlawful means. Lawful means in his or their power to disperse or suppress the riot or unlawful assembly. क्या कह रहा है कि भाई जहां जिस जमीन पे हुआ, अगर आपको पता है कि यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली हो रही है, यहाँ पे दंगा हो सकता है उस जगह पे, आपको ये जानकारी होते हुए भाई आप क्या करते हो, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, जो भी नियर बाय पुलिस है उसको इन्फॉर्म नहीं करते, तो वहां पे उसकी लाइबिलिटी रखी हुई है, तो आपको पता था यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने कोई लाइबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इसकी, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, अगर उस वजह से वहां पे कोई ऑफेंस हो जाता है, वहां पे राइट होता है, उसकी पनिशमेंट क्या है, जो ओनर है उसकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी वहां पे, 1000 तक की, 1000 तक का फाइन। और क्योंकि क्या है कि भाई जब वहां पे जब पे दंगा हो रहा है, अगर होने के आपको अंदाजा है कि हो सकता है, तो पहले उसको प्रिवेंट करने की हर कोशिश की जाए, और अगर दंगा भड़क गया, हो गया, तो वहां पे उस लोग जितने इकट्ठे हुए हैं उसको डिस्पर्स करने की हर कोशिश की जाए, लोगों को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस सेक्शन में कह रहा है जो मेन ओनर है उसकी लाइबिलिटी की बात कर रहा है कि उन्हें पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है, उनकी लाइबिलिटी बनती है, सेक्शन में ये बात कर रहा है। इसके बाद बात कर रहा है कि एजेंट या जो भी मैनेजर है कि भाई अगर उनके पार्ट से भी
नेग्लेक्ट है भाई, नेग्लिजेंस उनके पार्ट से हुआ, उन्हें बनाना चाहिए था पर उन्होंने नहीं किया, या ध्यान देना चाहिए था। डिस्पर्स अगर हो गया राइट तो उसे डिस्पर्स करने की कोशिश नहीं करी, या पहले पता लग गया, अगर अंदाजा लग गया तो उसे प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं की गई, उस केस में एजेंट या मैनेजर जो है उनकी लायबिलिटी बनेगी। ना 194 बहुत ही छोटा सेक्शन है जो बात करता है एफरे की। अब ये एफरे क्या होता है? When two or more persons while fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. कोई भी दो इंसान जो आपस में लड़ रहे हैं, कोई भी दो इंसान जो किसी पब्लिक रोड पे खड़े होके, पार्क में खड़े होके, या किसी कहीं पे भी जाके अगर आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे हो तो लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। तो ये बहुत छोटा सा ऑफेंस है, बस यही बात कह रहे हैं कि कोई भी दो लोग अगर किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर आपस में लड़ रहे हैं तो वो ऑफेंस क्या है? वो एफ्रे कमिट कर रहे हैं। आईपीसी के सेक्शन 159 में यही ऑफेंस दे रखा था, जो कि यहाँ पे 194 के अंदर दे रखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, इंप्लीमेंट फिजिकल अल्टरनेशंस दैट टेरराइज द जनरल पब्लिक। मतलब लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, लोगों को इस तरीके आपस में डर ना पैदा हो, बस इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। सब सेक्शन 2 इसकी पनिशमेंट दे रहा है, जो कि बहुत ही ऑफेंस बहुत छोटा सा है। भाई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, उस चिल्लाने से, उनकी आवाज से हो सकता है कि लोगों को डिस्टर्बेंस हो, लेकिन बहुत छोटा सा ऑफेंस है, तो इसकी पनिशमेंट भी वैसे 1 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन, जो कि 1,000 तक का हो सकता है। ये तो एक चीज है, फाइन बहुत छोटी सी दे रखी है। For a fight to be an affray, it must be more than just a private quarrel. It must cause alarm to the public. अब ऐसे नहीं कि आपस में दो लोग एक जगह बैठ के लड़ रहे हैं तो उसे नहीं, क्योंकि कह ही रहा है, सेक्शन ही कह रहा है कि किसी पब्लिक प्लेस पे हो रहा है। वो पब्लिक प्लेस पे अगर जो लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे हैं तो वो एफ्रे है, अगर प्राइवेट में वही लड़ाई है तो वो एफ्रे नहीं है। Now 195 से कह रहा है assaulting or obstructing public servant when suppressing riot. अब whoever assaults or obstructs any public servant uses criminal force on any public servant with the discharge of his duty in endeavoring to disperse any unlawful assembly or to suppress a riot or affray. अगर कोई भी इंसान, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या कर रहा है? राइट है या अनलॉफुल असेंबली, ऐसे भी जगह लोग ऑफेंस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अनलॉफुल असेंबली या राइट हो रहा है, वो लोग लड़ रहे हैं, राइट हो गया, अनलॉफुल असेंबली लड़ने लग गई अगर, या एफ्रे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसका डिस्पर्सल कराने के लिए कोई पब्लिक सर्वेंट आता है, कोई अगर अपनी लॉफुल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, उसको डिस्पर्स करके उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा है, जो राइट है उस दंगे को शांत करने की कोशिश कर रहा है, या असेंबली है उसे डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा है, या एफ्रे में जो दोनों लोग हैं उन्हें डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई भी ऐसा, कोई भी पुलिस ऑफिसर, ये उनकी लॉफुल ड्यूटी है पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए, ऐसी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस दौरान अगर उन्हें इससे करने से, इस ड्यूटी को परफॉर्म करने से रोकने के लिए, डिस्चार्ज करने से, एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए कोई भी अगर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर को, किसी पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो वहां उस इंसान की पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? जो ऑफेंडर है 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या 25,000 तक का फाइन या बोथ। यहाँ क्या कह रहा है कि पब्लिक पीस के मेंटेनेंस के लिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो गए, वो एफ्रे है या रायट है या अनलॉफुल असेंबली है, उसे सप्रेस करने की यानी उसे दबाने की, या अगर जो असेंबली इकट्ठी हो गई है उसे डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा है, और कोई दूसरा इंसान, कोई भी और इंसान उसे, उन्हें ये ड्यूटी एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए या तो असॉल्ट करता है या फोर्स का यूज करता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है, तो वहां पे क्या है? इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की या 25,000 तक का फाइन या बोथ। The objective is to protect law enforcement and public officials during high tension and volatile situations. इसके लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए, वो जो डिस्पर्सल कर रहे हैं या जो सप्रेशन कर रहे हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट है। जनरली अगर सिनेरियो में देखिए, यहाँ पब्लिक सर्वेंट टर्म यूज किया हुआ है, पर नॉट ऑलवेज, बट जनरली कौन होंगे? पब्लिक पुलिस ऑफिसर्स होंगे, तो अगर उन्हें करने से रोकने के लिए कोई भी ऐसा
असॉल्ट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है या फिजिकल फोर्स यूज करता है तो वहां पे पनिशमेंट सब देखने प्रेजेंट में क्या पच्चीस है सेकंड क्या कह रहे थे कि whoever threatens or assaults or attempts to obstruct any public servant or threatens or attempts to use criminal force to any public servant in the discharge of his duty as such public servant in dispersal of an unlawful assembly or suppression of a riot or outrage shall be imprisonment up to 1 year or fine or both। इसमें क्या कह रहा है इसमें असॉल्ट या ऑब्स्ट्रक्शन या क्रिमिनल फोर्स के यूज की बात कर रहा है यहाँ पे उसके अटेम्प्ट की बात कर रहा है यही डिफरेंस है दोनों में और इसीलिए सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट रिड्यूस कर दी गई है क्योंकि सबसेक्शन 1 जो है वो क्लियरली बात कर रहा है या तो फोर्स यूज कर दिया गया या असॉल्ट कर दिया गया या ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया तब पनिशमेंट उतनी है अगर ये करने की कोशिश की गई ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई फोर्स यूज करने की कोशिश की गई या असॉल्ट करने की कोशिश की गई तो सबसेक्शन 2 के अंदर फॉल करेगा वो सेक्शन 196 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट section deals with statements or publications that undermine the integrity of India or target specific groups। ठीक है जो इंडिया की इंटेग्रिटी को चैलेंज करने वाले अगर ऐसे कोई भी पब्लिकेशन है या ऐसे स्टेटमेंट्स है तो वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे किस इंटेंशन से किया गया है एनिमिटी को बढ़ाने के लिए अगर जैसे हमने पहले देखा कि इंटेंशन क्या था एनिमिटी पैदा करने के लिए जो सोसाइटी की हार्मनी है उसे डिसरप्ट करने के लिए अगर ऐसा कुछ भी किया जा रहा है तो वो वैसे ही सिमिलरली इस पे भी वो सारे ऑफेंस हो जाएंगे वो जो कि पिछले 153 बी आईपीसी में दे रखा था वही यहाँ पे भी दे रखा हुआ है The objective is to prevent the alienation of any community and ensure that the idea of India as a unified sovereign nation remains unchallenged by divisive rhetoric। इसके अंदर क्या कह रहा है whoever कोई भी इंसान क्या करता है ये सब clause A by words either spoken or written by sign or visible representation or through electronic communication or otherwise ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ये यहाँ पे नया ऐड किया गया है जो पहले नहीं था ठीक है मतलब आईपीसी में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को नहीं इंक्लूड किया गया था यहाँ पे क्या है कोई भी इंसान वर्ड से या कोई साइन से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किसी भी तरीके से जैसे कई बार जब टेररिज्म के लिए ये सारे जब फोन सीज किए जाते हैं टेररिस्ट के लोग के तो उससे कई सारे ऐसे चैट्स निकलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारी तरीके की बातें होती है या पोस्ट होती है तो उसी वैसे ही कम्युनिकेशन कह रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और अदरवाइज या किसी और तरीके से promotes or attempts to promote on any ground promote करता है या कोशिश करता है प्रमोट करने की इनमें से किसी भी ग्राउंड पे क्या चीज डिसहार्मनी या एनिमिटी हेट्रेड या इल विल अगर प्रमोट करने की कोशिश करता है किन ग्राउंड्स पे ग्राउंड्स क्या है रिलीजन रेस प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस लैंग्वेज कास्ट कम्युनिटी या किसी भी और ग्राउंड पे अगर इनके बीच लोगों के बीच एनिमिटी पैदा करने की कोशिश करता है वो सेक्शन के अंदर पनिशेबल है मतलब ये सेक्शन इस बात करने की कोशिश कर रहा है ये क्लॉज एटलीस्ट कि कोई भी इंसान जब या तो वर्ड से कह के लिख के कोई पब्लिकेशन से कोई साइन से किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किसी भी तरीके से अगर इन ग्राउंड्स पे कौन से ग्राउंड्स हैं जो सोसाइटी के जो हमारी डाइवर्सिटी के बहुत सारे जो फैक्टर्स है जैसे रिलीजन रेस लैंग्वेज प्लेस ऑफ बर्थ कास्ट कम्युनिटी इन ग्राउंड्स पे अगर लोगों के बीच हेट्रेड या एनिमिटी फैलाने की कोशिश करता है या बी commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religion, race, language, religion groups or caste community and which disturbs or likely to disturb the public tranquility या बी क्या कह रहा है पहले तो कह रहा है कि लोगों को उन सारे ग्राउंड्स पे किसी भी तरीके से वर्ड से साइन से रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से क्या कर रहा है हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा है लोगों के बीच आपस में एनिमिटी या बी कह रहा है या कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि सोसाइटी का जो बैलेंस है जो सोसाइटी की हार्मनी है उसको डिसरप्ट करने के लिए उसे खत्म करने के लिए अगर कोई भी एक्ट किया जाता है इन ग्राउंड्स पे या सी organizes any exercise movement drill or other civil activity intending
that participants in such activity shall be used or trained to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, so participants in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence against any religion, race, language, or regional group or caste community, and such activity for any reason whatsoever causes is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity among members of such religion, racial, language, or regional group of caste community shall be punished with imprisonment up to 3 years or fine or more. अब देखिए ये तो बहुत ही लंबा सा क्लॉज हो गया और घुमा फिरा के एक ही जैसी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कह क्या रहेंगे ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा ड्रिल जैसे ड्रिल्स होते हैं ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करता है या ऐसे मूवमेंट या ऐसे एक्सरसाइजेस करवाता है किस ऑब्जेक्टिव से इस ऑब्जेक्टिव से कि इन ग्राउंड्स पे लोगों के बीच एक डर पैदा एक इनसिक्योरिटी जिससे पैदा हो जाए या तो इंटेंशन ही है पता है इंटेंशन ही है या तो लोगों के बीच इनसिक्योरिटी पैदा करना या उसे पता है कि जो चीजें हो रही हैं जो एक्ट्स हो रहे हैं उससे लोगों के बीच एक एक कॉन्शियसनेस एक फियर एक इनसिक्योरिटी आएगी अगर ऐसा करने की कोशिश करता है कोई भी इन ग्राउंड्स को लेकर रिलीजन कास्ट कम्युनिटी तो वहां पनिशमेंट कितनी है 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोर्ड मतलब ये सेक्शन अपने 3 सब क्लॉजेस में ये कह रहा है पहला क्या कह रहा है कि भाई किसी भी वर्ड से या कोई साइन हो कोई रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी तरीके से अगर लोगों के बीच एनिमिटी या हेट्रेड फैलाने की कोशिश करता है या बी कह रहा है कि कोई भी और ऐसा कोई भी ऐसी एक्ट कर रहा है जिससे लोगों के बीच क्या होगा जिससे सोसाइटी की जो शांति है जो ट्रंक्विलिटी है जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होगी या सी कह रहा है कि भाई कोई भी अगर ऐसा ड्रिल मूवमेंट या एक्सरसाइज कराया जा रहा है जिससे लोगों के बीच सर्टेन ग्राउंड्स जो ग्राउंड्स क्या है तीनों क्लॉजेस के लिए में रिलीजन रेस कास्ट कम्युनिटी लैंग्वेज ये सारे ग्राउंड्स को लेके इनसिक्योरिटी अगर पैदा हो तो वहां पे कोई डेलिबरेटली करने की कोशिश कर रहा है किस इंटेंशन से सोसाइटी में जो हार्मनी है उसे खराब करने के लिए एक जो पीस है जो शांति बनी हुई है उस चीज को चैलेंज करने के लिए उसे हैम्पर करने के इंटेंशन से डिवाइड करने को सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए अगर कोई कर रहा है तो वहां क्या पनिशमेंट है 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ और सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि कोई भी इंसान whoever commits an offense specified in section 1 in any place of worship or any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies उसके लिए पनिशमेंट कितनी है 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि यही ऑफेंसेस जो सबसेक्शन 1 में बताए गए एनिमिटी फैलाना या ड्रिल ऑर्गेनाइज करना या कोई भी और ऐसा एक्ट करना अगर ऐसी कोई भी चीज कोई किसी रिलीजियस प्लेस में कर रहा है किसी मंदिर में जाके किसी मस्जिद में जाके कहीं गुरुद्वारे में जाके किसी भी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जाके या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे कि रिलीजियस परफॉर्मेंसेस करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं ऐसी किसी भी जगह पे जाके अगर कोई ऐसी चीजें करने की कोशिश करे आप जैसे मान लीजिए किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके किसी गुरुद्वारे में जाके लोग कोई इंसान नारे लगाने लगे किसी और रिलीजन का या कुछ भी ऐसा अगर करने की कोशिश करता है तो वहां पे इसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी 5 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन यहाँ पे मैंडेटरी फाइन हो गया देखिए सेक्शन क्या कह रहा है इट्स एन ऑफेंस टू मेक और पब्लिश एनी imputation that a class of persons cannot bear true faith and allegiance to the constitution or uphold India's sovereignty based on grounds क्या है religion caste race language community इन सारे ग्राउंड्स पे अगर करने की कोशिश की जा रही है अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है डिसहार्मनी फैलाना एनिमिटी फैलाना हेट्रेड फैलाना या इलविल ये सारी चीजों इन्हीं इंटेंशंस की वजह से वो 3 एक्ट्स के जा रहे हैं जो 3 सब क्लॉजेस हैं वो 3 तरीके के एक्ट बता रहे हैं कि या तो कोई ड्रिल या मूवमेंट एक्सरसाइज है या कोई वर्ड्स यूज करना ऐसे इम्प्यूटेशंस यूज करना या कोई भी और ऐसा एक्ट करना जो कि किस चीज के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है डिसहार्मनी करने फैलाने के लिए या एनिमिटी फैलाने के लिए और वही सबसेक्शन 2 कह रहे हैं कि ऐसी ही चीज जब मंदिर में की गई है किसी भी रिलीजियस प्लेस पे अगर की गई तो उसकी पनिशमेंट और बढ़ जाती है
अब इसका सिर्फ एक सेक्शन बचा हुआ है, सेक्शन 197, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप कि आपको यहाँ तक के सेक्शंस क्लियर हो गए। इसमें क्या हमने देखा, देखिए अभी तक जितने भी देखे, जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे किस बारे में बात करते हैं, वही जैसे अनलॉफुल असेंबली तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, मतलब दंगा जो हमने राइट देखा, या अनलॉफुल असेंबली के लिए तो अपने आप में एक मेंबर होना ही पनिशेबल होता है, क्योंकि उसके बाद इसमें राइट है, एफरे है, ये सारे ऑफेंसेस हैं। इसके बाद ये सारे ऑफेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनके बाद फिर अगर और जो हम लास्ट सेक्शन हमने 196 पढ़ा, वो बात करता है नेशनल इंटेग्रिटी को अगर चैलेंज करने के लिए आपने इनमें से कोई भी चीज करी तो वो पनिशेबल हो जाएगी। Only one section 197 is remaining for this chapter, and then we'll be starting with chapter number 12 that talks about offences by or related to public servant. Public servants related, not much important I would say, but not इतना least important कि से बिल्कुल discuss ना किया जाए, but not that important for the purpose of exams, you know. So normally इससे questions नहीं आते. So we'll be continuing this in the next lecture. I hope की चीजें clear हैं, things are clear. I have been of some sort of help to you all, and keep studying. Take care and see you all in the next lecture.